Hello everyone, this is Jitendra and welcome to Hanuman Studies. In this video, we are going to discuss important points of current affairs of 19 अक्टूबर 2024. ओके, इस वीडियो में हम लोग 19 अक्टूबर 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि सीखने को और जानने को बहुत कुछ मिलेंगे। ओके, तो 19 अक्टूबर 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पॉइंट्स को हनुमान स्टडीज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किया जाएगा। आप हनुमान स्टडीज को यूट्यूब पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप इसे वेबसाइट पे भी जाकर के पढ़ सकते हैं। हनुमान स्टडीज आपके लिए जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और वेरियस फैक्ट्स के वीडियोस लाते रहता है और आर्टिकल्स लाते रहता है, जिसे आप वेबसाइट पे भी जा सकते पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप यूट्यूब के चैनल पे भी जाकर के देख सकते हैं। ऑलराइट, तो यूट्यूब पे हनुमान स्टडीज, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, पिनिंटरेस्ट पे और ट्विटर प्रोफाइल पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप हनुमान स्टडीज को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। जो कि लेटेस्ट इवेंट्स हो रहे हैं दुनिया भर में, तो उसे आप अपडेटेड रहेंगे और मुझे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आप मुझे वहाँ पे कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहता हूँ। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस करंट अफेयर्स ऑफ 19 अक्टूबर 2024 और जिनको आता है उनके लिए रिवीजन, जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तो वीडियो के अंदर जरूर बने रहिए, सीखने को जरूर मिलेगा। राइट, आवर फर्स्ट पॉइंट इज कि 149th असेंबली ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कंक्लूड्स। ठीक है, 149वीं अंतर सदस्यीय संसदीय संघ की सभा संपन्न। ठीक है, इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि द 149th असेंबली ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कंक्लूडेड इन जेनेवा and was held from 13th to 17th अक्टूबर 2024। 149वां अंतर संसदीय संघ की सभा जेनेवा में 13 अक्टूबर 2017 से तक आयोजित की गई और ये समाप्त हुआ है। ठीक है, ये संपन्न हुआ है। तो आप देख सकते हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस जेनेवा में जाकर के इस सभा में शामिल हुए थे, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लेड एन इंटर पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू दिस इवेंट। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने इस सभा में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। तो आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट इज कि द आईपीयू हैज 180 मेंबर पार्लियामेंट्स एंड 15 एसोसिएट मेंबर्स इंक्लूडिंग लार्ज कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया एज वेल एज स्मॉलर कंट्रीज लाइक काबो वर्डे, सैन मरीनो एंड पलाउ। आईपीयू में 180 मेंबर पार्लियामेंट्स हैं और 15 एसोसिएट मेंबर्स हैं, जो कि जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े देश हैं जैसे चाइना हो गया, भारत हो गया और इंडोनेशिया हो गया, और छोटे देश में जैसे काबो वर्डे, सैन मरीनो एंड पलाउ। नेक्स्ट इज आईपीओ में 180 सदस्य संसदें और 15 सहयोगी सदस्य, जिसमें भारत, चीन और इंडोनेशिया जैसे बड़े देश और काबू बर्डे, सैन मेरिनो और पलाउ जैसे छोटे देश शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि जमाइका बिकेम द 181st मेंबर ऑफ द आईपीयू ड्यूरिंग दिस असेंबली। ये जेनेवा में जो आयोजन हुआ आईपीयू का 149th कॉन्फ्रेंस हुआ है, जो इसमें जमाइका जो है आईपीयू का 181वां सदस्य बना। इसमें जमाइका 181वां सदस्य बना। नेक्स्ट पॉइंट इज कि द नेक्स्ट 150th असेंबली ऑफ द आईपीयू will be hosted by Uzbekistan in Tashkent, scheduled from April 5 to 9, 2025। अगली आईपीयू की 150वीं सभा का आयोजन उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 5 से 9 अप्रैल 2025 के बीच में होगा। ठीक है, तो अगला आईपीयू जो है, इंटर पार्लियामेंट्री सेशन जो है, यूनियन जो है, तो ये 150वां रहेगा और ये उज्बेकिस्तान, ताशकंद के उज्बेकिस्तान शहर में इसको आयोजन किया जाएगा 5 अप्रैल से लेकर के 9 अप्रैल 2025 के बीच में। तो ये था एक्सप्लेनेशन हमारे फर्स्ट पॉइंट का। Our second point is कि एडवांसमेंट इन सेमीकंडक्टर रिसर्च, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी एंड स्कैंडियम नाइट्राइड (SCN). सेमीकंडक्टर अनुसंधान में प्रगति, सेमीकंडक्टर में एडवांसमेंट हुआ है, स्कैंडियम नाइट्राइड में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता। okay, इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि रिसर्चर्स हैव अनकवर्ड न्यू इनसाइट्स इनटू इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी लिमिटेशंस इन सेमीकंडक्टर्स क्रूशियल फॉर मोर एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। शोधकर्ताओं ने सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता को सीमित करने वाले तंत्रों का खुलासा किया है जो अधिक कुशल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्कैंडियम नाइट्रेट इज अ प्रोमिसिंग मटेरियल फॉर नेक्स्ट जेन इलेक्ट्रॉनिक्स ड्यू टू इट्स थर्मल स्टेबिलिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज, बट इट्स इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी रिमेन्स अ चैलेंज। स्कैंडियम नाइट्रेट जो है अपनी तापीय स्थिरता और इलेक्ट्रॉनिक गुणों के कारण अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक संभावित सामग्री है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन गतिशीलता एक चुनौती है। इसमें इलेक्ट्रॉन गतिशीलता अभी भी एक चैलेंज बना हुआ है। ओके, तो ये जो स्कैंडियम नाइट्रेट जो है एक डेवलप किया गया स्कैंडियम नाइट्रेट सेमीकंडक्टर के फील्ड में, जो कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को और एडवांस बनाने में मदद करेगा स्कैंडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट पॉइंट इज कि साइंटिस्ट फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च इन बैंगलोर एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी have explored the factors limiting SCN's electron mobility to improve its application in electronics। ठीक है, बंगलुरु के जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस सर्टिफिकेट रिसर्च के वैज्ञानिकों ने, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान में है, SCN में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता को सीमित करने वाले कारकों का अध्ययन किया। और तो ये SCN जो है उसमें जो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा
इसको डेवलप किया गया, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है और ये स्थित है बेंगलुरु में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, JNCASR, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु में स्थित है और इसके द्वारा इस SCN दैट इज स्कैंडियम नाइट्रेट का खोज किया गया। Okay, ये था एक्सप्लेनेशन हमारे सेकंड पॉइंट का। और थर्ड पॉइंट इज कि DAY NRLM पार्टनर्स विद बैंक्स टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, DAY NRLM, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये तो महिलाओं के उद्यमिता को सशक्त बनाने के लिए DAY NRLM का बैंकों के साथ समझौता। ये दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल डेवलपमेंट लाइवलीहुड मिशन, DAY NRLM, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग with 9 पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड 1 प्राइवेट बैंक। तो 9 पब्लिक सेक्टर बैंक और एक प्राइवेट बैंक से साइन हुआ है दीनदयाल अंत्योदय योजना के लिए। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है और दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बीच में ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का साइन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि द बैंक्स इन्वॉल्व्ड आर, कौन कौन से बैंक इसमें शामिल हुए? तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, IDBI बैंक लिमिटेड। ठीक है, तो इन बैंकों में शामिल है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक और IDBI बैंक लिमिटेड। These banks have created specific loan products for financing individual women entrepreneurship under DAY NRLM to help them scale up their enterprises. इन बैंकों ने DAY NRLM के तहत महिलाओं के व्यक्तिगत उद्यमों को वित्त पोषित करने के लिए विशेष ऋण उत्पाद तैयार किए हैं ताकि वे अपने व्यवसायों को विस्तार कर सकें। नेक्स्ट इज द इनिशिएटिव अलायंस विद द लखपति दीदी गोल अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित लखपति दीदी लक्ष्य के अनुरूप है। तो ये जो साइनिंग हुआ है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का महिलाओं की उद्यमिता और सशक्त बनाने के लिए। और ये था एक्सप्लेनेशन हमारे थर्ड पॉइंट का। अब फोर्थ पॉइंट इज कि इंडिया भूटान स्ट्रेंथन टाइज इन हाइड्रो पावर सेक्टर। भारत भूटान जल विद्युत क्षेत्र में संबंध मजबूत कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि मिनिस्टर ऑफ एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ भूटान हिज एक्सेलेंसी लाइपोन जेम शेरिंग, ओके, लायम्पो जेम शेरिंग met with Union Minister of Power and Housing Urban Affairs Shri Manohar Lal Khattar in New Delhi on 18 October 2024। भूटान के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री महामहिम लियोनपो जेम तेशरिंग ने भारत के विद्युत आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने से नई दिल्ली के 18 अक्टूबर 2024 को मुलाकात की। ठीक है, तो भूटान के मंत्री और भारत के मंत्री मनोहर लाल खट्टर, भूटान के मंत्री लेनपो जेम शेरिंग जो कि मिनिस्टर ऑफ एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ भूटान है, तो उनके बीच में मीटिंग हुआ 18 अक्टूबर 2024 को। The meeting aimed to strengthen long-standing cooperation in the hydropower sector between the two nations। इस बैठक का उद्देश्य जल विद्युत क्षेत्र में दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सहयोग को और मजबूत करना था। तो हाइड्रो पावर सेक्टर में जो भी लंबे समय से कोऑपरेशन है तो उसको और मजबूत करने के लिए यह बैठक किया गया। नेक्स्ट, key discussion points include enhancing collaboration on the Puna 1 hydroelectric power project, finalizing the Puna 2 tariffs and exploring potential avenues for future cooperation in energy generation। चर्चा के मुख्य बिंदुओं में पूना एक जल विद्युत परियोजना पर सहयोग बढ़ाना, पूना 2 की टैरिफ को अंतरिम रूप देना और ऊर्जा उत्पादन में भविष्य के सहयोग को संभावित रास्तों पर विचार करना था। तो जो की पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहे इसमें वो पूना 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, पूना 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को और एनहांस करने के लिए और पूना 2 टैरिफ्स को फाइनलाइज करने के लिए किया गया है। ये था एक्सप्लेनेशन हमारे फोर्थ पॉइंट का। आवर फिफ्थ पॉइंट इज कि प्रोजेक्टेड ग्रोथ ऑफ इंडियन केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स सेक्टर, भारतीय रासायनिक और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र की वृद्धि में अनुमान। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि द इंडियन केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल सेक्टर्स मार्केट साइज इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू $300 billion by 2025 up from $220 billion according to श्री हरदीप सिंह पुरी at India Chem 2024। इंडिया केम 2024 में श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने दावा किया है कि इंडिया केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल सेक्टर जो इसका मार्केट साइज जो है लगभग $300 बिलियन के US डॉलर के करीब पहुंच जाएगा 2025 में। तो भारतीय रासायनिक और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र का बाजार 2025 तक 300 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है, जो वर्तमान में 220 अरब अमेरिकी डॉलर है, श्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार। नेक्स्ट इज कि इंडिया कंज्यूम्स 25 to 30 million tons of petrochemicals annually and is Asia's third largest economy with lower per capita consumption than developed nations। भारत प्रतिवर्ष 25 से 30 मिलियन टन पेट्रोकेमिकल का उपभोग कर रहा है और एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
ये एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और लगभग 25 से 30 मिलियन टन पेट्रोकेमिकल का उपभोग करता है भारत, जबकि प्रति व्यक्ति खपत विकसित देशों की तुलना में कम है। ये इतना उपभोग करने के बाद भी प्रति व्यक्ति खपत जो है वो भारत में कम है। ठीक है, और भारत का एशिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था भी है। Okay. Our next point is कि as the sixth largest chemicals producer globally, India exports chemicals to over 175 countries, accounting to 15% of the total exports. वैश्विक स्तर पर छठे सबसे बड़े रासायनिक उत्पादक के रूप में भारत 175 से अधिक देशों को रासायनिक निर्यात करता है, जो कुल निर्यात का 15% है। Right. Next is the integrated petrochemical capacity is expected to rise from 257 mmtpa to 310 mmtpa by 2028, enhancing cost competitiveness. एकीकृत पेट्रोकेमिकल क्षमता 2028 तक 257 mmtpa से 310 mmtpa तक बढ़ने की उम्मीद है, जिससे लागत प्रतिस्पर्धाकर्ता का सुधार होगा। ठीक है, प्रतिस्पर्धात्मकता दैट इज कम्पिटिटिवनेस, जो भी प्रतिस्पर्धा रहा करता है अलग अलग पेट्रोकेमिकल्स के रिलेटेड में, तो उसमें भी सुधार होगा। तो ये था एक्सप्लेनेशन हमारे फिफ्थ पॉइंट का। अब सिक्स पॉइंट इज कि एडवांसिंग ग्रीन हाइड्रोजन इन स्टील मेकिंग, स्टील निर्माण से हरे हाइड्रोजन की प्रगति। एडवांसिंग ग्रीन हाइड्रोजन इन स्टील मेकिंग, the scheme aims to identify advanced technologies for using green hydrogen in steel making through pilot projects. योजना का उद्देश्य स्टील निर्माण में हरे हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिए अग्रणी तकनीकों की पहचान करना है, जो पायलट परियोजनाओं के माध्यम से होगा। Next, the Ministry of New and Renewable Energy has sanctioned 3 pilot projects in the steel sector with financial support of 347 crore from the Government of India. नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने स्टील क्षेत्र में 3 पायलट परियोजनाओं को 347 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के साथ स्वीकृति दी है। Next is the projects include Matrix Gas and Renewables Limited 50 TPD capacity, Simplex Castings Limited 40 TPD and Steel Authority of India Limited 3200 TPD। परियोजनाओं में मैट्रिक्स गैस और नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड 50 TPD क्षमता के साथ, सिंप्लेक्स कास्टिंग्स लिमिटेड 40 TPD क्षमता के साथ और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दैट इज सेल के 3200 TPD क्षमता के साथ शामिल है इस प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट इज द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन NGHM launched on 4th January 2023 has an outlay of rupees 19,744 crores up to fiscal year 2029-30 and aims to make India self-reliant through clean energy. राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जो कि 4 जनवरी 2023 को, ठीक है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 4 जनवरी 2023 को जो शुरू हुआ, उसका बजट 19,744 करोड़ है। इसका उद्देश्य 44 करोड़ है। इसका उद्देश्य भारत को स्वावलंबी बनाना और स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट है कि द मिशन विल लीड टू decarbonization, reduce dependence on fossil fuel imports and position India as a leader in green hydrogen technology. यह मिशन कार्बन उत्सर्जन में कमी लाएगा, जीवाश्म ईंधन आयात पर निर्भरता कम करेगा और भारत को हरे हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी से नेता के रूप में स्थापित करेगा। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी इसकी मदद से डीकार्बनाइजेशन में भी मदद मिलेगी। ओके, तो ये था एक्सप्लेनेशन हमारे सेवेंथ पॉइंट का। सिक्स्थ पॉइंट का, अब सेवेंथ पॉइंट है यहाँ पे, सेवेंथ पॉइंट है नेशनल SC/ST हब कॉन्क्लेव प्रोमोट्स एंटरप्रेन्योरशिप। राष्ट्रीय SC/ST हब NSSH सम्मेलन उद्यमिता को बढ़ावा देता है। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ऑर्गेनाइज द नेशनल SC/ST हब। इन्होंने नेशनल SC/ST हब का ऑर्गेनाइजेशन किया कॉन्क्लेव इन मोगा पंजाब मोगा में on 18 अक्टूबर 2024 to promote entrepreneurship culture को प्रमोट करने के लिए SC/ST के बीच में to raise awareness about the NSSH scheme and other initiatives। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 18 अक्टूबर 2024 को मोगा पंजाब में राष्ट्रीय SC/ST हब सम्मेलन का आयोजन किया। ठीक है, राष्ट्रीय NSSH स्कीम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देना और NSSH योजना और अन्य पहलों के बारे में जागरूकता फैलाना है। तो ये NSSH दैट इज राष्ट्रीय नेशनल SC/ST हब, इसका आयोजन किया गया, कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा। अब सेकंड पॉइंट इज कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर CPSEs like GAIL, BHEL, ESIC and NFL presented their vendor empanelment process and share details on product services that can be procured from SC/ST owned micro and small enterprises। तो GAIL, BHEL, ESIC, NFL जैसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों,
ठीक है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस सीपीएसईज ने अपनी विक्रेता पैनल प्रक्रिया प्रस्तुत की और एससी एसटी स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों के खरीदे जा सकने वाले उत्पादों सेवाओं का विवरण साझा किया। नेक्स्ट इज कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज सिडबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड पंजाब ग्रामीण बैंक डिटेल्ड वेरियस लेंडिंग स्कीम्स फॉर द एमएसएमई सेक्टर। अब इसके रिगार्डिंग जो एमएसएमई सेक्टर में जो है नेशनल एससी एसटी हब जो कॉन्क्लेव हुआ, जिसमें सिडबी, पंजाब और सिंध बैंक, भारतीय ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और पंजाब ग्रामीण बैंक जैसे वित्तीय संस्थाओं ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए विभिन्न ऋण योजनाओं का विवरण दिया। तो ये एक्सप्लेनेशन हमारे 7th पॉइंट का। अब 8th पॉइंट इज कि इंडियन नेवीज रिसेंट एक्टिविटीज स्ट्रेंथन मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड एंगेज यूथ। भारतीय नौसेना की हालिया गतिविधियां समुद्र सहयोग को मजबूत करती हैं और युवाओं को जोड़ती हैं। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि इंडियन नेवीज फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन consisting of INS Tir and ICGS Veera completed a long range training deployment to Manama, Bahrain on 16 अक्टूबर 2024। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन में, जिसमें INS तीर और ICGS वीर शामिल हैं, इसने 13 अक्टूबर 2024 को मनामा बहरीन के लिए एक लंबी दूरी की प्रशिक्षण मिशन को पूरा किया। तो ये इंडियन नेवी का फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन था, इंडियन नेवी का फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन, जिसमें आईएनएस तीर और आईसीजीएस वीरा, ठीक है, 2 वेसल्स हैं इंडियन नेवी की, आईएनएस तीर और आईसीजीएस वीरा, ये शामिल हुए। तो इन्होंने अपना कंप्लीट किया है लॉन्ग रेंज ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट, ठीक है, मनामा बहरैन में अपना लॉन्ग रेंज लंबी दूरी की प्रशिक्षण मिशन को पूरा किया इन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट है कि आईएनएस शरदुल एज पार्ट ऑफ इट्स लॉन्ग रेंज ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट कंक्लूडेड इट्स विजिट टू पोर्ट राशिद दुबई यूएई। और ये क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं कि जहाज का नाम पूछा जा सकता है कि आईएनएस शरदुल ने अपना कंक्लूजन कहाँ किया था लॉन्ग रेंज ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट का, तो ये कहाँ किया था, तो पोस्ट राशिद पोर्ट में, दुबई यूएई में, ऑन 16 अक्टूबर 2024। पॉइंट क्या है कि आईएनएस शरदुल एज पार्ट ऑफ इट्स लॉन्ग रेंज ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट कंक्लूडेड इट्स विजिट टू पोर्ट राशिद दुबई यूएई on 16 October 2024, marking a significant milestone in strengthening maritime cooperation between India and UAE। आईएनएस शरदुल अपने लंबी दूरी के प्रशिक्षण मिशन के हिस्सा के रूप में 16 अक्टूबर 2024 को दुबई यूएई के पोर्ट राशिद में अपनी यात्रा समाप्त की, जो भारत और यूएई के बीच समुद्र सहयोग को मजबूत करने का एक मील का पत्थर है। Our next point is कि the Indian Navy's motorcycle expedition named North East Odyssey was flagged off today on, okay यार टुडे नहीं रहेगा, फिर दिस इज द करंट अफेयर्स ऑफ 19 अक्टूबर। इन्होंने 18 अक्टूबर 2024 को, ठीक है, इंडियन नेवी का मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन था नॉर्थ ईस्ट ओडिसी, ठीक है, इंडियन नेवीज मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन नॉर्थ ईस्ट ओडिसी 18 अक्टूबर 2024 को टीवीएस मोटर कंपनी के साथ एसोसिएशन में कवरिंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मेघालय, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। भारतीय नौसेना के मोटरसाइकिल अभियान, जिसका नाम उत्तर पूर्व ओडिसी है, 18 अक्टूबर 2024 को टीवीएस मोटर कंपनी के सहयोग से, ठीक है, तो टीवीएस मोटर्स कंपनी के सहयोग से इंडियन नेवी का मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन किया गया मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में। ये था एक्सप्लेनेशन हमारे 8th पॉइंट का। अब 9th पॉइंट इज कि मीटिंग बिटवीन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एंड प्रेसिडेंट लजारस चकवेरा इन मलावी। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मलावी के राष्ट्रपति लजारस चकवेरी के बीच बैठक। On October 18, 2024, during her visit to Malawi, President Srimati Draupadi Murmu met HE Dr. Lazarus McCarthy Chakwera at the State House Lilongwe। 18 अक्टूबर 2024 को मलावी की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने HE डॉक्टर लजारस मैकार्थी चकवेरा के राज्य हाउस लिलोंगवे से में मुलाकात की, ठीक है, स्टेट हाउस है, मीटिंग हाउस है वहां का, लिलोंगवे। तो ये कहाँ पे, मलावी, साउथ अफ्रीका के एक स्टेट में, मलावी में। तो 18 अक्टूबर 2024 को उन्होंने हिज एक्सेलेंसी डॉक्टर लजारस मैकार्थी चकवेरा से मुलाकात की। की हाइलाइट्स फ्रॉम द मीटिंग इंक्लूडेड, बैठक की मुख्य बातें क्या रही, तो साइनिंग ऑफ एमओयूज ऑन आर्ट्स एंड कल्चर, यूथ मैटर्स, स्पोर्ट्स एंड फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन, ठीक है, कला और संस्कृति, युवा मामलों, खेलों और फार्मास्यूटिकल सहयोग पर एमओयू पर हस्ताक्षर। सेकंड की सिंबॉलिक हैंडओवर ऑफ 1000 मेट्रिक टन ऑफ राइस एज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस फ्रॉम इंडिया टू मलावी। भारत की ओर से मलावी को मानवीय सहायता के रूप में 1000 मेट्रिक टन चावल का प्रतीकात्मक हस्तांतरण। नेक्स्ट इज कि ट्रांसफर ऑफ द भावाट्रॉन कैंसर ट्रीटमेंट मशीन टू मलावी। मलावी को भावाट्रॉन कैंसर उपचार मशीन का हस्तांतरण, ठीक है, भावाट्रॉन कैंसर उपचार मशीन का हस्तांतरण। नेक्स्ट कि अनाउंसमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट फॉर एस्टेब्लिशिंग अ परमानेंट आर्टिफिशियल लिम्ब फिलामेंट सेंटर जयपुर फुट इन मलावी। ये मलावी में अस्थायी आर्टिफिशियल लिम्ब फिलामेंट सेंटर जयपुर फुट की स्थापना के लिए भारत के सहयोग समर्थन की घोषणा। तो भारत समर्थन करेगा जयपुर फुट की एस्टेब्लिशमेंट मैन्युफैक्चरिंग में मलावी में। तो ये एक्सप्लेनेशन हमारे 9th पॉइंट का।
अब 10th पॉइंट इज कि गवर्नमेंट एंड मेटा लॉन्च स्कैम से बचो कैंपेन। शीर्षक सरकार, टाइटल है इसका कि सरकार और मेटा ने स्कैम से बचो अभियान शुरू किया। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मेटा हैव टीम्ड अप फॉर द स्कैम से बचो कैंपेन टू एड्रेस द इंक्रीजिंग थ्रेट ऑफ ऑनलाइन स्कैम्स। भारत सरकार और मेटा ने ऑनलाइन धोखाधड़ी से बढ़ते खतरे से निपटने के लिए स्कैम से बचाओ अभियान के लिए सहयोग किया है। तो भारत सरकार और मेटा के बीच में ये सहयोग किया जा रहा है स्कैम से बचो अभियान। ठीक है, स्कैम से बचो अभियान का शुरुआत किया गया है भारत सरकार और मेटा के बीच में। तो ये क्या ऑनलाइन धोखाधड़ी जो भी स्कैम्स होते हैं ऑनलाइन, उससे जागरूकता फैलाने के लिए कि ऑनलाइन स्कैम से कैसे बचे। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिस इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन with the Ministry of Electronics and Information Technology। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। यह पहल जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के सहयोग से शुरुआत की गई। ये तो 1 2 3 4 मिनिस्ट्रीज के द्वारा, 4 डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज के हैं, तो उनके सहयोग से इस मेटा स्कैम से बचो कैंपेन की शुरुआत की गई है। ठीक है, गवर्नमेंट और मेटा के बीच में इन दोनों मिलकर के इन्होंने शुरुआत किया है। द कैंपेन एम्स टू कॉम्बैट द ग्रोइंग मेनांस ऑफ स्कैम्स एंड साइबर फ्रॉड। इस अभियान का उद्देश्य धोखाधड़ी और साइबर धोखाधड़ी से बढ़ती समस्याओं से निपटना है। तो ये था एक्सप्लेनेशन हमारे 10th पॉइंट का। अब 11th पॉइंट इज फ्रॉम द मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में एंटर कर चुके हम लोग। 11th पॉइंट है the National Human Rights Commission celebrated its 31st Foundation Day with a function and national conference on the rights of older persons at Vigyan Bhavan, New Delhi on 18 October 2024. The commission was established on 12th October 1993 and Vice President Sri Jagdeep Dhankar addressed the event as the chief guest. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 18 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार पर एक समारोह और राष्ट्रीय सम्मेलन के साथ अपना 31वां स्थापना दिवस मनाया। तो 31वां स्थापना दिवस मनाया गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिकार, इट इज राइट्स ऑफ ओल्डर पर्संस एंड फंक्शन एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजन किया गया। आयोग की स्थापना, ये जो NHRC है, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। नेक्स्ट की भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। ये तो श्री जगदीप धनखड़ जो कि हमारे भारत के उपराष्ट्रपति है, माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी, तो वो जो है मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया इस 31st स्थापना दिवस को, 31वां स्थापना दिवस को, NHRC के 31वें स्थापना दिवस को। तो NHRC का 31वां NHRC का स्थापना दिवस 18 अक्टूबर 2024 को मनाया गया, 31वां स्थापना दिवस। इट वाज आवर 11th पॉइंट। आवर 12th पॉइंट इज कि द नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया under the Department of Science and Technology organized an India International Science Festival outreach event in Amarapur, Gandhinagar on 17 October 2024। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत 17 अक्टूबर 2024 को अमरापुर, गांधीनगर में एक इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया। ठीक है, IISF इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया गया नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के द्वारा, और अंडर द डिपार्टमेंट, हाँ, जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में आता है, उसके द्वारा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन 12th पॉइंट का। और 13th पॉइंट इज कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर एस जयशंकर इनॉग्रेटेड द सेकंड एडिशन ऑफ आर्ट एग्जीबिशन साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर इन न्यू दिल्ली ऑन 17 अक्टूबर 2024। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 17 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में कला प्रदर्शनी साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मॉर्निंग्स टू द सेंटर, फ्रॉम मार्जिन्स, ओके, ये मॉर्निंग्स मार्जिन्स, ठीक है, फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर का दूसरा संस्करण का उद्घाटन किया। ठीक है, तो डॉक्टर एस जयशंकर जी के द्वारा जो है सेकंड एडिशन का उद्घाटन किया गया आर्ट एग्जीबिशन का साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर का 17 अक्टूबर 2024 को। ओके, अब 14th पॉइंट इज कि इंडियाज अर्जुन इरिग्यासी won the WR Chess Masters Cup by defeating Maxim Vachier-Lagrave in the final held in London on 17 October 2024। भारत के अर्जुन इग्रियासी ने 17 अक्टूबर 2024 को लंदन में हुए फाइनल में मैक्सिम वाचियर-लाग्रेव को हराकर WR चेस मास्टर्स कप जीता। ठीक है, तो अर्जुन इरिग्यासी, ठीक है, एरिगेसी, अर्जुन इरिगेसी, इन्होंने WR चेस मास्टर्स कप जीता। अर्जुन इरिगेसी ने WR चेस मास्टर्स कप जीता
ओके, तो ये था एक्सप्लेनेशन हमारे 14th पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट्स का। आप इसको डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, इसे आप पीडीएफ में उनका रेफरेंस दिया गया है, इसे आप डिटेल में इन सारे पॉइंट्स को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो रेफरेंस की मदद से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं पीडीएफ की मदद से। ओके, तो दिस वाज द एंड ऑफ करंट अफेयर्स ऑफ 19 अक्टूबर 2024। अगर आप यहाँ तक बने हैं तो सीखने को जरूर मिला है और जानने को भी जरूर मिला है, तो इसे आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। ठीक, तो आप पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो हनुमान स्टडीज आपके लिए जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, फैक्ट्स और एक्सप्लेनेशन वीडियोस और आर्टिकल्स लाते रहता है, जिसे आप यूट्यूब के चैनल पे भी देख सकते हैं, नहीं तो आप वेबसाइट पे भी जा करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, हनुमान स्टडीज यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, पिनिंटरेस्ट पे भी है और ट्विटर पे भी है। आप सभी जगह लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। ट्विटर पे मेरे नाम से हनुमान स्टडीज नहीं, ओके, तो आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे। तो आप सभी जगह लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।